स्कोर करा? 99%। 99%। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर रहा आपका? सब्जेक्ट वाइज मैथ्स में 100 था, फ्रेंच में 100, इंग्लिश में 98 था, साइंस में इट वाज 97 एंड एसएसटी में 100 था। तो इस बार साइंस में कम रह गया। इस बार साइंस में कम हो गया। प्रशांत भैया को चेंज कर दे क्या? नहीं भैया, जरूरत नहीं है। अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यार कम कैसे रह गया यार? भैया आप बोल सकते हैं कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी एग्जाम में जो नहीं होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मम्मी पापा खुश हैं सब? बहुत खुश है। मुझसे अच्छा ज्यादा खुश वो है, ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा। पार्टी वार्टी? पार्टी मिल जाएगी भैया आपको भी। अब अरे बताओ वैभव, तुमने करी नहीं क्या करी? कैसे मैंने तो अभी नहीं साइंस में किया, क्यों अभी मैं नंबर कम करूंगा। रह गए यार? थोड़े साइंस में कम हो गए भैया बस। चलो कोई नहीं यार, इतनी ज्यादा परसेंटेज आई है, एक दो तो नंबर क्या ही फर्क पड़ता है फिर। थैंक यू भैया। तो आप कैसे अभय बैच में थे? नहीं, मैं बैच में नहीं था, मैंने बस हाँ यूट्यूब से पढ़ाई की थी। मतलब हाँ सबसे पहले जब मैं 10th में आया था लाइक, तो दिगराज सर का मुझे दिखा था, मतलब मैग्नेट ब्रेन, तब मैग्नेट ब्रेन पढ़ाते थे हाँ। सर। तो मुझे तब दिखा था इनका, तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा था लाइक जैसे पढ़ाते थे। मेरे एसएससी में कुछ इंटरेस्ट नहीं था पहले से, राइट। बट जब मैंने एक वीडियो देखी तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मुझे अच्छा लगने लगा। तो फिर थोड़ी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ला सकते हैं एसएसटी में 100 में से 100। तो तब से ही मैं दिगराज सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फिर पता चले, फिर प्रशांत भैया पता चले, तो ऐसे ही मैं जुड़ गया। तो तुमने YouTube पे लास्ट में जो हमने मैराथन्स ली थी एग्जाम के दिन पे हाँ, सुबह सुबह वाली, वो सब हाँ, देखी थी? तब देखी थी। प्रशांत उसमें भैया से का क्वेश्चन मैंने दिखे? हाँ, प्रशांत भैया का मैंने वो भी देखा था, पीवाईक्यू सीरीज थी कुछ तो, हाँ। और फिर एमसीक्यू थी साइंस की, उससे बहुत हेल्प मिली। सुबह तो 4 अच्छा, बजे वाले सेशन से क्वेश्चंस आए? हाँ जो सुबह का सेशन था उससे कितने क्वेश्चन उससे आए? लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही था। कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वही था, थोड़ा घुमा के दिया क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट वही था, तो उतना डिफिकल्ट नहीं था। हो ठीक कहाँ है। से आप मनोज? मनोज नहीं है, नहीं, वैभव। वैभव। मनोज फादर के सर है। मैं पुणे से हूँ। अच्छा, अच्छा। पुणे से हो। हाँ। वैभव, सही है सही है। हम्म। तो शुरू करते हैं वैभव इस सवाल के साथ में हाँ कि सर। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? फेवरेट तो साइंस था। हाँ चलो। साइंस है अभी हाँ अभी था। अभी क्या लिया, अभी पीसीएम? पीसीएम लिया। हाँ। PCM साइंस लिया। था, मैथ्स में नंबर आती मैथ्स हो गया। नहीं मतलब दोनों ही थे, लेकिन साइंस थोड़ा ज्यादा था, ज्यादा इंटरेस्ट था साइंस। SST क्राइंग इन कॉर्नर। अच्छा, ये बताओ कि इन शॉर्ट जर्नी कैसी रही 10th की? जर्नी की बात की जाए तो इनिशियली लाइक बहुत डिफिकल्ट था। लाइक मैं 9th तक मैं एवरेज स्टूडेंट था, ज्यादा कुछ पढ़ाई पे फोकस नहीं। 10th में शुरुआत में जब मैंने अपने लाइक स्टडी आवर्स बढ़ाने शुरू किया तो बहुत डिफिकल्टी थी, बट धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होता गया, तो फिर वो अच्छा गया फिर मेरा। अच्छा, 9th में कितनी परसेंटेज थी? 9th में 93 थी। ठीक है। 93 थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी लाइक मैं सोचता था मेरे 95 से ऊपर आने चाहिए, लेकिन कभी आते नहीं थे, क्योंकि मेरी तरफ से एफर्ट्स उतने थे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। 10th में मैंने पहली बार एफर्ट्स लगाने शुरू किए, तो फिर अच्छा, मुझे नहीं, बहुत स्टूडेंट्स ऐसा ये सवाल पूछते हैं कि 9th में अगर परसेंटेज कम है तो क्या 10th में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, उसका क्या आंसर है? मैं तो बोलूंगा कि 9th और 10th में लिंक कोई है ही नहीं। लाइक राइट। कुछ लिंक नहीं है। 9th का मैथ्स इज टफर देन 10th, मैं ऐसा बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस ये है। सेम गोस फॉर एसएसटी एज वेल। 10th में जब आते हो तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली आपकी एनसीईआरटी जो है उस पर फोकस रखना है आपको। सेकेंडली आपको पीवाईक्यूज करते रहना है, उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड होता क्या है कि पीवाईक्यू में से सब आता है। राइट। लोग बोलते हैं आधा पेपर बनता है पीवाईक्यू से, मैं तो बोलूंगा पूरा उसी से बनता है पेपर पीवाईक्यू का। ठीक है। और ये जो तुम एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बता रहे थे, तो मतलब एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बाहर से एक लाइन नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी। आप किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर से एक लाइन भी नहीं आएगी। पहले मुझे लगता था कि मैं 10th में आया हूँ तो मैं एडुकार्ड की बुक ले लूंगा, ओसवाल की बुक ले लूंगा, एनसीईआरटी छोड़ दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। सब आता है तो एनसीईआरटी से ही आता है। राइट, बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल था वैभव, इसको हम ऐसे अगर शुरू करें कि एक पूरा साल था, आज आप जिस पॉइंट पे खड़े हो उस पॉइंट पे आज बहुत सारे बच्चे और खड़े हैं, तो आपने आपका जो पूरा साल था उसको कैसे कवर किया? किस समय पे क्या कर रहे थे? कब गियर अप किया? कब रिवीजन हो रहा था? कब सिलेबस कंप्लीट हो गया था? भाई एक मिनट, बस एक मिनट सर, चार्जिंग लोगे क्या? तुम्हारी चार्जिंग दिगराज सर का भी गया वहां पे। अरे यहाँ तुमने बहुत दिगराज सर से चार्जिंग ले ली? चलो हाँ, मेरा ये बंद है अभी कैमरा। मैंने एक सवाल पूछा था। हाँ मैं बताता हूँ। तो लाइक
मेरा पहले से था कि मुझे 10th में अच्छा स्कोर करना है, तो मेरे कुछ बैकलॉग नहीं थे, पहले से ही मेरा सब अच्छा चल रहा था। दिन में मैं 1-2 घंटे पढ़ता था पहले इनिशियल मंथ्स में, लाइक अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ तो अप्रैल मई जून 1-2 घंटे, बट बाद में पता चला कि थोड़ा और पुट इन करना है, क्योंकि 1-2 घंटे से काम नहीं चलेगा अगर आपको 98% लाना है, 99% लाना है, क्योंकि पहले से मन में था कि इतना तो लाना ही लाना है। तो जैसे टीचर पढ़ाती गई, जैसे आप लोग के वीडियोस देखे मैंने, तो जितना आप लोग ने पढ़ाया मैंने उतना ही पढ़ा, लेकिन अच्छे से सब पढ़ा। ऐसा नहीं कि आप चैप्टर नंबर 4 पे हो, मेरा चैप्टर नंबर मैं भी 4 पे हूँ, लेकिन 3 2 1 सब भूल गया मैं, ऐसा कुछ नहीं। तो स्टडी पेस पे रखा सिलेबस, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं है 10th का, आप स्टडी पेस पे चलोगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, जैसे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होती हैं, सोशल मीडिया वगैरह, ये सब चीज को कैसे टैकल करा? डिस्ट्रैक्शन तो बहुत थी, गेम्स की डिस्ट्रैक्शन थी, किसी और फ्रेंड्स की डिस्ट्रैक्शन थी, फ्रेंड्स भी हो सकते कभी कोई डिस्ट्रैक्शंस बहुत थी, लेकिन एट द एंड आपको इन सबको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना छोड़े कुछ नहीं हो सकता। कोई बोलेगा कि आप गेम्स भी खेल रहे हो दिन में 4 घंटे, आप 4 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हो, सब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है वो। तो मेरे मन में आ गया था कि मुझे डिस्ट्रैक्शन छोड़नी है, क्योंकि मैं वही बोलूंगा कि समर वेकेशन के पहले तक डिस्ट्रैक्शन थी, उसके बाद से मैंने कम की, तो फिर मुझे खुद ही लगने लगा कि यार डिस्ट्रैक्शन में क्या रखा है, पढ़ाई कर लेते हैं, तो पढ़ाई की तो फिर डिस्ट्रैक्शन अपने आप चली गई। अच्छा, ये समर वेकेशन की बात हुई तो बहुत ना लोग पूछते हैं क्या समर वेकेशन में हमें सिलेबस वगैरह अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए, मतलब मैथ्स का स्पेसिफिकली या साइंस का, तो ऐसा कुछ करा था? मतलब मैंने समर वेकेशन में बस नोट्स बनाए थे, नोट्स, बस मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बस नोट्स बनाए थे, क्योंकि मेरा क्या था कि मैं पहले नोट्स बना लूंगा, बाद में अगर पढ़ूंगा मैं तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं नोट्स बना लूंगा अपने, जितना भी कुछ बुक में गिवन है सारे मैंने नोट्स बना लिए अपने, उसके बाद मुझे एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, तो बाद में मैंने पढ़ाई चालू की। लेकिन समर वेकेशन में सिर्फ मैथ्स के 5-6 चैप्टर किए होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट साइंस, एसएसटी और इंग्लिश के नोट्स बनाए मैंने सिर्फ। ठीक है, तो मतलब सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, हम अगर नॉर्मल पेस में भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 10th का सिलेबस उतना वास्ट नहीं है, अगर आप देखोगे उतना भी वास्ट नहीं है। एसएसटी में भी जितना आई रिमेम्बर कि 17-18 चैप्टर होंगे, वो आपके हो सकते हैं, मतलब उतना सुनने में ज्यादा लगता है लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं, आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे आपका हो जाएगा। ठीक है। और ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है यार, इनका क्या करा? लैंग्वेज सब्जेक्ट तो कोई पढ़ता ही नहीं था, तो लैंग्वेज तो हाँ, मैं बताता हूँ, इंग्लिश मेरा बहुत वीक था, बहुत ज्यादा वीक पहले से ही। 8th में मेरे 76 मार्क्स आते थे 100 में से इंग्लिश में, फिर 9th में 80 आया, कुछ इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश को नेगलेक्ट करता था। मैं आया तो ऐसा रियलाइज हुआ कि आप सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे, इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, तो एट द एंड हुआ क्या, आपके सब में 100 आ जाएंगे, इंग्लिश में 80 रहेगा, तो परसेंटेज डाउन हो जाएगी। तो किया क्या मैंने कि इंग्लिश को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी, मैं बोलूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि वो मेरा वीक सब्जेक्ट था। तो शुरुआत से मतलब अपने स्कूल की टीचर से इंग्लिश की मतलब हेल्प ली मैंने कि मैं कैसे बिल्डअप कर सकता हूँ अपने वोकैबुलरी को। बात आई कॉम्प्रहेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या एग्जाम में कॉम्प्रहेंशन उतना ईजी आता नहीं है आपको, मतलब थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग रखनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कॉम्प्रहेंशन नहीं हो सकता। क्योंकि इस बार भी हुआ क्या, एग्जाम्स में मेरे कॉम्प्रहेंशन में गलतियां हुई, 2 गलती हुई कॉम्प्रहेंशन में थी, और बाकी लिटरेचर और ग्रामर हो गया। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉम्प्रहेंशन की, वो लिटरेचर और ग्रामर। ठीक है। अच्छा पूछे पॉइंट ये है कि मुझे दिख रहा है तुम कॉन्फिडेंट हो, मोटिवेटेड हो, सारी चीजें, लेकिन ये एक साइड है, हर व्यक्ति के लाइफ में लोज भी आते हैं। तो इस पूरे साल में जब तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे तब तुमने बाउंस बैक कैसे किया? डिमोटिवेशन, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा डिमोटिवेशन इन 10th वाज मेरे मिड टर्म एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें मेरा परसेंटेज वाज 91। मैंने सोचा कि मैंने स्टार्ट किया 91 से, मैं गया 96 पे, वापस 91 पे आ गया। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं वहीं पे हूँ जहाँ पहले था 6 महीने पहले। राइट। तो मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, फिर मतलब मैं दुखी तो था, मुझे प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ गलतियां जिनको एनालाइज कर सकते हैं और उनका रिजल्ट आ सकता है, तो एनालाइज की, पता चला मैथ्स में बहुत सारी गलतियां की जो नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, द थिंग मैटर्स इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन में। सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं हो सकता, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी एग्जामिनेशन में, आपको टेम्परामेंट पता होना चाहिए एग्जामिनेशन का। मान लो आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, आपको नहीं आया एग्जाम में, आप उस पर नहीं अटके रहना चाहिए,
आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, उस क्वेश्चन को बाद में करो। क्योंकि होता क्या है बहुत बच्चों के साथ कि क्वेश्चन नंबर 2 पे है, 2 अटक गया, डीमोटिवेट हो गए, बाकी के क्वेश्चन नहीं हुए। राइट। स्पेशली फॉर मैथ्स। मैथ्स में होता क्या है कि आपको सिली मिस्टेक हो सकती है, या फिर कुछ भी 2 into 2 को आप 8 लिख के आ गए, उससे मिस्टेक हो गई। तो आपको एग्जाम टेम्परामेंट की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये मैथ में मतलब ये आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल वगैरह वगैरह करी थी कुछ प्रैक्टिस? मैथ्स में मैंने आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी ये 2 बुक्स की थी बस। इसके अच्छा, अलावा कुछ आर.डी. शर्मा हाँ, आर.डी. शर्मा पूरी कर। मैं बोलूंगा हाँ, पूरी कर रखी थी मैंने, क्योंकि मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस थोड़े कम है मेरे हिसाब से, इनफ नहीं है क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपका, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। प्रैक्टिस के लिए आप आर.डी. शर्मा में मूव करो, उस पे पीवाईक्यूज भी हैं, एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी हैं, खुद के क्वेश्चंस भी हैं आर.डी. शर्मा के, तो वो बहुत हेल्प करते हैं एट द एंड। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हर एक बच्चा कहता है कि टाइम टेबल बता दो भैया, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, तो आपका क्या टाइम टेबल था? मेरा टाइम टेबल कुछ नहीं था, टाइम टेबल फॉलो होता ही नहीं है। पहली बात तो बिल्कुल फॉलो नहीं होता, कोई नहीं कर सकता फॉलो। आप सोच रहे हो कि आप 6 बजे पढ़ाई करोगे, 7 बजे ये करोगे, नहीं हो सकता वो किसी की तो लाइफ तुम में। क्या चीज करते थे? मेरा ये था कि आज मुझे ये टॉपिक्स करना है। मैथ में मुझे मान लो पॉलिनोमियल्स खत्म करना है, एसएसटी में मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस में मुझे बायो पढ़ना है। तो मुझे था कि यार मुझे इतना कवर करना है, ये कवर करने के बाद ही सोना है। राइट। तो वो अगर आप ऐसा करोगे, आप टू डू लिस्ट बनाओगे, उसको फॉलो करोगे, तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगी आपके टाइम टेबल से। सही है। टाइम टेबल मतलब हाँ, टाइम टेबल लोग बना लेते हैं बट उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ कभी कि शुरू में बनाया हो और वो फॉलो ना हो पाया हो? शुरू में बनाया था कि 5 घंटे पढ़ूंगा आज, पहले दिन से 5 घंटे पढ़ूंगा आज, ये टाइम है, 3 से 8 बैठूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, उसमें 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाया मैं। तो बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगा कि मुझे ये टॉपिक्स खत्म करना है और वो खत्म करूंगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल। और एक चीज है कि अगर एक चीज को आप 1 महीना फॉलो करोगे, आप उस पर स्टिक टू हो जाओगे, राइट? यही होता है, बस 1 महीने के बाद है मतलब। अच्छा एक चीज मुझे ये जानना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजों ने कहीं ना कहीं आपकी मदद करी है, वो प्रोपोर्शन बताओ कि किस चीज से आपको कहाँ कैसी मदद मिली, और आप क्या सजेस्ट करते हो कि किस मीडियम को कैसे मैनेज किया जाए? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बोलूंगा 50-50। स्कूल में टीचर्स ने बहुत हेल्प की मेरी, स्पेशली फॉर इंग्लिश। ऑनलाइन मेरा फोकस था कि मैं ऑनलाइन में एसएसटी पढ़ लूंगा, साइंस पढ़ लूंगा, मैथ्स पढ़ लूंगा, बस ये 3 सब्जेक्ट थे। बाकी इंग्लिश और फ्रेंच स्कूल पे डिपेंडेंट था मैं पूरा। तो द थिंग इज कि आपको ऑनलाइन ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉलो करना है, सिर्फ ऑफलाइन फॉलो करना है। आप मिक्सचर रख सकते हो उन दोनों का, कि आज मुझे ऑनलाइन आज मैंने वीडियो देखा ये, तो मुझे इस कॉन्सेप्ट के मैं नोट्स बना लूंगा, उसको रिवाइज कर लूंगा, साइड बाय साइड जो स्कूल में चल रहा है उसको भी रिवाइज कर लूंगा। तो आपका बैलेंस आउट हो जाता है वो। एट द एंड आपको जो ऑनलाइन पढ़ाया वही ऑफलाइन पढ़ाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तुमने वो मैराथन वाले जैसे हमारे लेक्चर वगैरह देखे होंगे, तो मतलब वो तो उसमें मतलब कैसा लगा पढ़ के? बस हम ऐसे जानना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स चले जाते हैं बट हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन में। तो कैसा लगा उस समय पर पढ़ के? जिसका सिलेबस पूरा होगा उसको बहुत अच्छा लगेगा कि यार प्रैक्टिस मिल रही है मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ। जिसका सिलेबस पूरा नहीं होगा वो बोलेगा कि यार क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आता है। तो ये सिंपल चीज, हेल्प बहुत मिलती है, राइट? आप कोई फ्री रिसोर्स पे इतना डिपेंडेंट हो, आपको इतना आउटपुट मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एट द एंड बहुत हेल्प करता है। राइट, बिल्कुल। अच्छा ये और बताओ मुझे, मतलब रिवीजन कैसे करा जाता है? क्या तरीका होता है रिवीजन करने का? ये मैंने शोभित भैया से सीखा था, रिवीजन कैसे करते हैं। मैंने इनकी वीडियो देखी थी कि रिवीजन कैसे करना है। अपने नोट्स पढ़ो, नोट्स को वापस रीड मत करो, एक ब्लैंक पेज ले लो, उस पे लिख लो जो आपने पढ़ा था सर। आपको देखना नहीं है कि आपको क्या आपने क्या पढ़ा है। मान लो आप एसएसटी पढ़ रहे हो, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपने जो पढ़ा है आपको वही लिखना है, आपको याद होना चाहिए। लेकिन वो अगर आपको सब लिख पा रहे हो अगर आप, तो मतलब आपका पूरा रिवाइज है, आपको और जरूरत नहीं रिवीजन करने की। मेरा टेक्निक था, मेरा एक और टेक्निक था कि नोट्स लिए, टॉपिक, पहला टॉपिक कुछ भी हो, मान लो बायो में कुछ भी टॉपिक हो, रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन से क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं माइंड में, बुक बंद कर दो, आप रिमेंबर करो उसको। अगर आप रिमेंबर कर पा रहे हो अच्छे से,
एज अ 5 मार्कर उसको कि सारे पॉइंट्स कर लिए, मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, रिवीजन अच्छा हो रहा है। राइट राइट राइट, मतलब एक्टिव रिकॉल जो मेथड है आप उसको आपने फॉलो करा और वो आपके लिए वर्क भी कर गया। एक और बात बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग होते हैं वो नोट्स को रीड करते हैं, राइट, आपने नोट्स पढ़े, आप उनको वापस पढ़ोगे एज अ रिवीजन, उससे कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा आपको क्या याद है क्या नहीं याद है। तो वो तो मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूंगा, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, बच्चों के दिमाग में आता है कि यार टॉपर बनने के लिए दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए? इसका प्रैक्टिकल आंसर दूंगा तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत लोग बोलते हैं यार दिन में 1 घंटा पढ़ो हो जाएगा, नहीं होगा। आपको 3 से 4 घंटे रोज देने हैं, डेडिकेटेड, सीरियस एकदम, कि यार मुझे इतना पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मुझे करना है, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन का बहाना नहीं देना कि मेरे पास फोन था मैं नहीं पढ़ पाया, ये नहीं होना चाहिए। मैं वही बोलूंगा, आप अगर 3 से 4 घंटे रोज दे रहे हो तो दैट्स इनफ, और आप अश्योर होने चाहिए कि यार आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 3 से 4 घंटे अगर एक पढ़ेगा स्टूडेंट तो वो इतनी अच्छी परसेंटेज ला सकता है आराम से। ठीक है। एक प्रॉब्लम ये आती है, एसएसटी में समझ सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आती है ना तो आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत जाती है। तो आपने आंसर राइटिंग वाला जो पार्ट था उसको कैसे टैकल किया था? आंसर राइटिंग मैं बोलूंगा कि यार आप नोट्स बना रहे हो, अगर अपने पॉइंट्स में नोट्स जैसे आप एग्जाम में लिखते हो, अगर आप एक टॉपिक के 5-5 6-6 पॉइंट्स लिख रहे हो, आपको अपने आप आ जाएगा कि मुझे आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेरा तो यही था। बाकी मैं बोलूंगा कि सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो, शुरुआत से ही प्रैक्टिस करो, मतलब मान लो कि आपके 4 चैप्टर हो गए तो आप काम करो, आपको जरूरत नहीं आप 3 घंटे लगातार बैठो, आप 1 घंटे बैठ सकते हो और जितने क्वेश्चन है उसको अच्छे से लिखो, जैसे एग्जाम में लिखूंगा मैं। अगर आप वो भी करते हो तो आपकी पहले से ही वो आंसर राइटिंग स्किल्स बढ़ जाएगी और अच्छी हो जाएगी। आप मिस्टेक नहीं करोगे कि मैं पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ में आंसर लिखते हो ना तो टीचर को लगता है कि पैराग्राफ में लिखा है तो थोड़ा मतलब अनटाइडी हो गया, मेसी हो गया, लेकिन आप पॉइंट्स में लिखोगे तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, प्लस इनहांस हो जाएगा आपका आंसर। सही है, ठीक है, सही है यार। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे एंड से, ये बता दो कि कोई भी एक टिप या फिर एक सीक्रेट जिससे कि कोई भी एक स्टूडेंट जो आज के समय पर एवरेज कह सकते हो आप, वो टॉपर बन जाए। मेरी तरफ से होगी यार, अपनी मेंटालिटी चेंज कर लो यार। आप सोच रहे हो कि आप एवरेज हो, आपको टॉपर कैसे बनना है, आप कुछ एवरेज नहीं हो, आप टॉपर बन सकते हो बहुत आसानी से। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप किसी से पूछोगे मुझे कैसे टॉपर बनना है, मुझसे पूछो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा ऐसा अलग कि आप कैसे टॉपर बन सकते हो। मैं बोलूंगा आप मेंटालिटी चेंज कर लो, आप जो अभी डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो उसको छोड़ दो, आपका अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा, आप अपने आप टॉपर बन जाओगे। इनफैक्ट आप 100 में से 100% स्कोर कर सकते हो। मतलब डिस्ट्रैक्शंस अगर खत्म करा जाए तो अपने आप, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही मेन चीज है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही जिसके 90 आ रहे हैं वो 70 पे गिर गया, जिसके 95 आ रहे हैं वो 75 पे गिर गया, वो डिस्ट्रैक्शन ही है सिर्फ, और कोई रीजन नहीं है उसका। ठीक है। नेक्स्ट टॉपर्स की टीम के साथ कब से जुड़े हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? 10th के एकदम स्टार्टिंग से। तो क्या मतलब किस तरह से, अगर तुम जूनियर्स को बताना चाहोगे तो हम लोगों ने, नेक्स्ट टॉपर्स की पूरी टीम ने कहाँ किस तरह से तुम्हें मदद करी, शेप दिया? मैं बोलूंगा यार आप लोग की वजह से मैंने हार्डवर्क करना सीख लिया। मुझे जो चीज सीखनी थी, मतलब मार्क्स को छोड़ देते एक बार में, लेकिन हार्डवर्क करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे भी समझ में आ गया कि आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, रिजल्ट आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और रही बात ऐसे हेल्प की, तो बहुत हेल्प की। मुझे नोट्स बनाना सिखा दिया आप लोगों ने, कैसे नोट्स बनाते हैं, मुझे रिवीजन करना सिखा दिया कैसे रिवीजन करते हैं, मुझे मेरी मेंटालिटी पूरी बदल दी आपने। क्योंकि मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, 9th की स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल वैसा नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस जीरो था, मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से ठीक ठाक था मैं, लेकिन 10th एंड तक आते आते मैं बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ, ये मैं बोल सकता हूँ। और वो तभी होगा जब आप हार्डवर्क करोगे, आप मतलब पूरा जी जान लगा दोगे, आप जिस रिसोर्स पे भी डिपेंडेंट हो, नेक्स्ट टॉपर्स या किसी और रिसोर्स पे भी, तो हो जाएगा आपको। बहुत बढ़िया यार, चलो यार, कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके। थैंक यू। आगे क्या पीसीएम लिया ना? पीसीएम, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ना। चलो, थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए। और हम एक फोटो, अरे बिल्कुल बिल्कुल, फोटो के अब तो पूरा इंटरव्यू ही हो गया। तो कभी सोचा नहीं था मैंने मैं इंटरव्यू में आऊंगा। अरे जब मैं 10th में स्टार्टिंग में आया था, मैंने देखा था शोभित भाई का इंटरव्यू टॉपर्स के साथ,
सोच रहा था मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आज मैं खुद आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भैया बस थैंक यू भैया, थैंक यू सर। थैंक यू सो Okay, मच, all the थैंक best. यू सो Best मच, ऑल द wishes. वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, आगे भी ऐसे ही मचाते रहो। थैंक ठीक यू है, भैया। ठीक है, चलो ठीक है जी, बाय। बाय बाय।